हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्री क्लासेस। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। सभी लोग फटाफट जुड़ जाए। अगर इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बगल में घंटी होगी, उस बेल आइकन घंटी को भी दबा ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था मानव में लैंगिक जनन, ठीक है। मानव में लैंगिक जनन जो तीसरा चैप्टर आपका है, इसी के अंतर्गत हमने आपको लास्ट में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में वर्णन किया था, ठीक है। तो उस नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है युग्मक जनन, अर्थात गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। और यह भी पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ट्रेंड करता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि युग्मक जनन क्या है, इसके प्रकार को समझाइए, ठीक है। तो युग्मक जनन और इसके प्रकार में कितने प्रकार होते हैं, उनमें क्या होता है, कैसे होता है, इन सब बातों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम ज्यादा समय आपका ना खराब करते हुए हम चल रहे युग्मक जनन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले बता रखा है कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप अपने हेडिंग को ही ध्यान रखिए, ठीक है। यहां कह रहा है बेटा जनन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि जनन का मतलब होता है जन्म देना। क्या होता है? जन्म देना या निर्माण करना होता है, ठीक है। हमने पहले ही बता रखा है कि जनन का मतलब होता है, जनन एक प्रोसेस है जिसमें किसी चीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ जनन का मतलब जन्म देना या निर्माण करना, और युग्मक का मतलब आप समझ रहे हैं, बायोलॉजी की भाषा में युग्मक कहते हैं उस कोशिका को जिन कोशिका के मिलने से, संयुग्मन होने से एक शिशु या एक जीव का निर्माण होता है। अब आप जानते हो कि मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल आपस में संयुक्त होकर के एक शिशु का निर्माण करें। तो मेल और फीमेल आपस में क्यों संयुक्त होते हैं, हमने पहले से बता रखा है कि आधा अंश भगवान ने मेल को दिया, आधा फीमेल को दिया। अर्थात एक जीव के निर्माण के लिए जो दो कोशिकाएं मिलनी चाहिए, कुछ उसकी आधी कोशिका मेल में और आधी फीमेल में, तो उसी कोशिका को मिलने के लिए मेल फीमेल आपस में संपर्क करते हैं। तो उस कोशिका को क्या कहते हैं? उसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं, अर्थात गैमेट कहते हैं, ठीक है। तो अर्थात युग्मक यानी जनन कोशिका, जन्म देना, अर्थात युग्मक का निर्माण करना ही युग्मक जनन कहलाता है। बहुत रटने की जरूरत नहीं, एक लाइन ऐसे ही याद रखिए कि युग्मक जनन यानी युग्मकों के निर्माण या युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यहां भी लिखा है, इसे अंग्रेजी में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। कह रहा है कि युग्मक अर्थात जनन कोशिका, चाहे युग्मक कहिए चाहे जनन कोशिका कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो युग्मक अर्थात जनन कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो बात वही आ गई ना कि जनन का मतलब हो गया कि निर्माण करना या जन्म देना या बनाना, और युग्मक का मतलब हो गया जनन कोशिका यानी ऐसी कोशिका जिससे जन्म होता है, एक शिशु का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि युग्मक अर्थात जनन कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और यह क्रिया जो होती है कहाँ होती है? नर में, वृषण में। अभी मैंने आपको कहा ना कि एक शिशु को पैदा करने के लिए भगवान ने क्या किया? आधा पार्ट मेल को दिया, आधा फीमेल को दिया। तो मेल में वो क्या है जो बनता है, ठीक है, फीमेल में क्या है जो बनता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये नर में भी बनता है और मादा में भी बनता है, चूंकि आधा नर के पास आधा मादा के पास। तो वही कह रहा है कि नर में वृषण में बनता है। हमने आपको बताया था कि नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग वृषण होता है, क्योंकि उसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, अर्थात नर युग्मक जिसे कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो युग्मक जनन क्रिया है ना, यह नर में वृषण में और मादा में अंडाशय में। मादा के कहां पे? अंडाशय में। जैसे नर का प्रमुख भाग वृषण होता है, वैसे मादा का प्रमुख भाग क्या होता है गाइस? अंडाशय होता है। तो मादा के अंडाशय में संपन्न होती है क्या? युग्मक जनन की क्रिया। और इसी प्रक्रिया द्वारा नर में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, जिसे बायोलॉजी में यंग से व्यक्त करते हैं, ठीक है, तथा मादा में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु यानी यन का निर्माण होता है। कह रहा है कि जो युग्मक जनन प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस के दौरान नर के वृषण में क्या बनता है? बोलो, शुक्राणु बनता है। और मादा के अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनता है, अर्थात मादा युग्मक बनता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए
कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप कहो युग्मक जनन कहते हैं, और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है जिसके संलयन से युग्मनज बनता है। युग्मनज का मतलब क्या होता है गाइस, 2n होता है, और युग्मनज के विदलन से आगे चलकर क्या बनता है, भ्रूण बनता है। कह रहा है जिसके संलयन से, किसके संलयन से, इस अंडाणु और इस शुक्राणु के आपस में संलयन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, अर्थात 2n बनता है। यही युग्मनज आगे चलकर विदलन होता है इसमें, ठीक है, अर्थात विभाजन होता है। विभाजन के दौरान ये भ्रूण बनाता है, और यही भ्रूण आगे चलकर विकसित होकर के एक शिशु का निर्माण करता है। यानी शिशु के लिए क्या चाहिए, अंडाणु और शुक्राणु मिलना चाहिए। मिलने के पहले इनको बनना चाहिए। कहाँ बनेगा, नर के वृषण में, मादा के अंडाशय में। तो इसके बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको कंप्लीट हो गया होगा एक लाइन कि युग्मक जनन क्या है। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह नर में भी होता है और मादा में भी होता है, क्योंकि ईश्वर ने क्या किया, आधा अंश नर को आधा मादा को दिया। तो जब नर में बने तो वृषण में बनता है, और मादा में बने तो कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। यह क्रिया संपन्न होती है। पूछा जा सकता है कि नर में युग्मक जनन कहाँ होता है, वृषण में, और मादा में कहाँ होता है, अंडाशय में। और नर में जब युग्मक जनन होता है वृषण में, तो क्या बनता है, शुक्राणु बनता है या नर युग्मक बनता है, और मादा में जब होता है तो अंडाणु बनता है, अर्थात मादा युग्मक बनता है, ठीक है। तो इसके बनने के बाद जब ये आफ्टर रिप्रोडक्शन दोनों मिलते हैं, शुक्राणु अंडाणु, तो क्या होता है, युग्मनज बनता है। उसी युग्मनज में विदलन होता है, विभाजन होता है, जिससे आगे चलकर भ्रूण बनता है, और उसी भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, तब जाके एक शिशु का निर्माण होगा। तो ये हो गया, ठीक है। फिर बात आती है युग्मक जनन के प्रकार की। तो यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है गाइस। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कैसे 2 प्रकार का होता है, कह रहा है युग्मक का जो जनन है अर्थात निर्माण है 2 प्रकार से होता है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। तो जब मेल में होता है तो उसको अलग कर दिया गया, फीमेल में जब बनते से अलग कर दिया गया, ठीक है। इसी के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, या युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका दिया है शुक्र जनन, और दूसरा दिया है अंड जनन, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis अंग्रेजी में कहते हैं इसे। तो आपका शुक्र जनन या अंड जनन, अब आप समझ में आ गया शुक्र जनन, या भी रटने की जरूरत नहीं। अगर आपसे अलग से पूछ ले शुक्र जनन क्या है, अभी मैंने बताया कि युग्मक जनन में क्या बनता है, एक तो शुक्राणु बनता है और दूसरा अंडाणु बनता है। तो जब शुक्राणु बनता है तो उस क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, और जब मादा में अंडाणु बने तो उसे क्या कहते हैं, अंड जनन। और रटना भी नहीं है, शुक्र माने शुक्राणु, जनन माने जन्म देना, अर्थात शुक्राणु को जन्म देना ही शुक्र जनन कहलाता है। और अंड जनन का मतलब होता है, अंड माने अंडाणु का बनना, अंड जनन कहलाता है। और ये अंडाणु कहाँ बनते हैं, मेल में, फीमेल में, फीमेल में बनते हैं। तो ये क्रिया फीमेल में संपन्न होती है। शुक्र जनन, शुक्राणु का जनन अर्थात शुक्राणु बनना, ये कहाँ होता है, पुरुषों में होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो चलिए डिटेल देखते हैं। पहला क्या है आपका शुक्र जनन। याद रहे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में आएगा कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार को समझाइए। तो आपको ये पूरा डिटेल लिखना होगा, या अलग से ही पूछ लेगा शुक्र जनन क्या है या अंड जनन क्या है, कोई एक हेडिंग पर्टिकुलर पूछ लेगा 2 नंबर का, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शुक्र जनन क्या होता है। अभी हमने कहा रटने की जरूरत नहीं। शुक्र माने शुक्राणु, जनन माने होता निर्माण करना, अर्थात शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और शुक्राणु कहाँ बनता है, मेल में, फीमेल में गाइस, आप बताइए कमेंट बॉक्स में करके, इसका उत्तर हम बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आगे कह रहा है कि नर में यानी पुरुष में जो शुक्राणु बनने की क्रिया है, इसी को शुक्र जनन कहते हैं, अर्थात शुक्राणु को जन्म देना या शुक्राणु बनाना ही क्या कहलाता है, शुक्र जनन कहते हैं। और यह क्रिया कहाँ होती है, पुरुष में होती है। और पुरुष में कहाँ होती है, हाथे में, नाके में, गाली में, मुंह में, कहाँ होता है भैया, तो ये वृषण में होता है, जो पुरुष का प्रमुख जननांग होता है। तो वृषण में होता है। वृषण में भी कहाँ होता है, शुक्र जन नलिका पाई जाती है, उसी में यह क्रिया संपन्न होती है। और जो निम्न चरणों में संपन्न होती है, अर्थात शुक्राणु का जो निर्माण हो रहा है पुरुष के वृषण में या वृषण की शुक्र जन नलिका में, उसको बनने में कुल 4 स्टेप यहाँ पे होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, जिसमें गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था। फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ फेज होता है, और तीसरा परिपक्वन प्रवस्था होता है। आपसे एक नंबर ये भी पूछा जा सकता है कि शुक्राणु जन की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करिए। तो 3 अवस्थाएं, पहले गुणन प्रवस्था, फिर आपका वृद्धि प्रवस्था, फिर आपका क्या है, परिपक्वन प्रवस्था। इस तरह से आप 3 अवस्थाओं में जाकर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो गुणन प्रवस्था पहले आती है। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि भ्रूण के वृषण में, भ्रूण के वृषण में, यानी जैसे हम मैन है, आदमी है, हम आप,
तो आदमी में जो मनुष्य में या नर में कह लीजिए कि जो प्रमुख जननांग वृषण होता है। कह रहा भ्रूण के वृषण में, जब बच्चा कोई बालक भ्रूण में रहता है, भ्रूणी अवस्था में रहता है, तो उसी समय जब भ्रूण में बच्चा बन रहा होता है, भाई कोई बच्चा जब पैदा होता है तो आंख कान नाक आंख जनन जननांग भी तो बन गए होते हैं। तो जब भ्रूण में रहा होगा तभी उसके वृषण बने होंगे। तो वही कह रहा है कि भ्रूण में वृषण में शुक्रजन नलिका की जननिक इपिथीलियम, जननिक इपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो यानी जब बालक भ्रूण अवस्था में रहता है उसी समय उसके वृषण में क्या होता है कि शुक्रजन नलिका की जननिक इपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उन कोशिकाओं को प्रारंभिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं कोशिका के बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, इन्हीं क्या प्रारंभिक जनन कोशिकाओं के बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे विभाजन अवस्था द्वारा शिशु अवस्था में जब बालक आता है तो शिशु अवस्था का जब विकास होता है तो उस समय जननिक इपिथीलियम में द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात ये कह रहा है कि गुणन प्रवस्था, गुणन का मतलब ही होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कोशिकाओं का गुणन। अर्थात एक कोशिका जब डिवाइड हो 2 2 से 4 4 से 8 इस तरह से, इस क्रिया को द्विगुणन कहते हैं। कह रहा है कि जब बालक भ्रूण अवस्था में होता है तो इस भ्रूण अवस्था में उसके वृषण में जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, उस शुक्रजन नलिका में जननिक इपिथीलियम कोशिका होती है। वह कोशिका को प्रारंभिक जननिक कोशिका कहते हैं। प्रारंभिक माने पहली जननिक कोशिका है, यानी यही वह कोशिका है जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है संपन्न करती है। अर्थात शुक्राणु निर्माण करने वाली पहली कोशिका अगर कहे तो प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इन्हीं जननिक कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जिससे शिशु अवस्था के विकास तक उसमें जननिक इपिथीलियम में द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात फाइनली आप समझ लीजिए कि जब बच्चा भ्रूण में रहेगा तो उसके वृषण में क्या होता है कि जो शुक्रजन नलिकाएं हैं इसकी जननिक इपिथीलियम कोशिका होती है, उसे प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं कहते हैं। और इसी प्रारंभिक जननिक कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है तब तक जब तक कि बच्चा भ्रूण से शिशु अवस्था में नहीं हो जाता है। ठीक है, जब शिशु अवस्था में आता है तो ये प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं विभाजन करके एक दूसरे प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, और यह द्विगुणित होता है। ठीक है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, और जब यह स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है, ठीक है, तो यौवना आरंभ पर, ठीक है, यौवनारंभ मतलब जब बालक शिशु से थोड़ा बड़ा हुआ 13 साल 14 साल की अवस्था में आया तो उस समय क्या होता है कि उस बालक के वृषण में हार्मोन्स बनते हैं। इसी हार्मोन्स के प्रभाव से जो इस वृषण में जननिक इपिथीलियम कोशिका थी यह सक्रिय होकर के शुक्रजन कोशिका का कई स्तर या कई लेयर का निर्माण करती है। ठीक है, तो बस इसमें गुणन प्रवस्था में इतना ही होता है। तो आपको याद रखना होगा गुणन प्रवस्था में, तो याद रखिए गुणन मतलब यार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब क्या होता है कि जब बालक भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसी समय उसमें शुक्रजन नलिका में एपिथेलियम जननिक कोशिकाएं होती है, जो क्या होती है प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं होती हैं। इसी में क्या होता है कि जब बालक शिशु अवस्था की ओर बढ़ता है, भ्रूण से शिशु के रूप में डेवलप होता है, उसी समय उसके वृषण में यह प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं भी समसूत्री विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसी संख्या में, ऐसा नहीं कि एक ही स्पर्मेटोगोनिया कोशिका बनती है, कई स्पर्मेटोगोनिया कोशिका बनती है जो द्विगुणित होती है। अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है 46 होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि वृद्धि प्रवस्था आती है। वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है, इसमें शुक्रजन कोशिका, ठीक है, ये जो शुक्रजन कोशिका बनी है ना इस गुणन प्रवस्था में, इसी शुक्रजन कोशिका में शुक्रजन नलिका की ओर ये कोशिका बढ़ती है और बढ़ करके यहाँ पे क्या होती है वृद्धि करती है, अर्थात आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे अब हम प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं। भाई कह रहा वृद्धि प्रवस्था यानी ऐसी प्रवस्था जिसमें कोशिका बड़ी होती है। तो कौन सी कोशिका बड़ी होती है, जो गुणन प्रवस्था में शुक्रजन कोशिका का स्तर बना है, यही शुक्रजन कोशिकाएं जो होती हैं ये शुक्रजन नलिका में ओर बढ़ती है आगे और बढ़ते बढ़ते वृद्धि कर जाती है, वृद्धि करके अब ये प्राथमिक शुक्र कोशिका का रूप ले लेती है। ठीक है, ये भी हो गया। अब आता परिपक्व प्रवस्था। परिपक्व में क्या होता है कि जब वृद्धि प्रवस्था ये वाली थी, वृद्धि प्रवस्था में जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनी है, ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं 2 बार बढ़ जाती हैं, 2 बार विभाजित हो जाती हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री से 2 संतत कोशिकाएं क्या होती है बनती हैं। ठीक है, क्या बनती हैं, 2 संतत कोशिकाएं बनती हैं।
इसी संतत कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं। और यही द्वितीयक शुक्र कोशिका क्या होती है, एक बार फिर से समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़ करके, ठीक है, एक क्या बनाती है, पूर्ण शुक्राणु या स्पर्मेटिड्स कहलाती है, स्पर्मेटिड्स बनाती है। और यही स्पर्मेटिड्स आगे चल के क्या होता है, शुक्र कायांतरण प्रक्रिया, ठीक है, एक प्रोसेस है, शुक्र कायांतरण प्रक्रिया द्वारा ये पूर्ण शुक्राणु अर्थात स्पर्मेटिड्स जो होता है ये फाइनली शुक्राणु में अर्थात नर युग्मक में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, थोड़ा नीचे कम दिख रहा होगा, हम कैमरे को डाउन करते हैं। चलिए, दिख रहा होगा, ठीक है, सभी गाइज को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वही कह रहा है कि परिपक्वन प्रवस्था में क्या होता है कि भाई पहले वृद्धि प्रवस्था थी, वृद्धि प्रवस्था में जो प्राथमिक शुक्र कोशिका बनी है ना, इसी प्राथमिक शुक्र कोशिका में 2 बार विभाजन होता है, वो भी अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 2 संतत कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस संतत कोशिकाओं को हम द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं। और यह कोशिका फिर आगे चलकर समसूत्री विभाजन करती है, जिससे पूर्ण शुक्राणु या स्पर्मेटिड्स बनते हैं। यही स्पर्मेटिड्स जो होते हैं आगे चल करके कायांतरित हो जाते हैं, अर्थात बदलाव करके शुक्राणु का रूप लेते हैं, अर्थात नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से शुक्र जनन प्रक्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये आपका थ्योरेटिकल हो गया। अब इसी हम शुक्र जनन प्रक्रिया के गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था को बाय फिगर देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम डायग्राम बना के आप इसे समझाते हैं। ठीक है, सभी गाइज एक स्क्रीनशॉट रखें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इसी शुक्र जनन प्रक्रिया को बाय चार्ट यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, आप थ्योरी लिखिए, थ्योरी लिखने के बाद ये चार्ट को भी अगर आप दिखा देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, थ्योरी से आपने देखा कि कुल मिलाकर जो शुक्र जनन होता है, ठीक है, शुक्र जनन का मतलब शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो 3 चरण में होता है। किसमें चरण में, 3 चरण में। तो ये पहला और ये दूसरा और ये आपका तीसरा चरण। पहला चरण गुणन प्रवस्था थी। गुणन प्रवस्था में क्या था कि ये जो पहले से ही, ठीक है, पहले से ही क्या है, बनी हुई कोशिका थी, जो भ्रूण अवस्था में ही बनी हुई थी। ठीक है, इस कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन, और भी कई बार होता है। कितनी बार होता है, कई बार होता है। ठीक है, कई बार होगा, जिससे क्या होगा, समसूत्री का मतलब होता है कि ऐसा विभाजन जिसमें समान गुणसूत्र हो। तो ये देखिए 2n है द्विगुणित, तो इसमें जब सेल डिवीजन हुआ समसूत्री विभाजन कई बार, तो मान लीजिए एक बार हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी और दोनों में देखो 2n ये भी है, 2n ये भी है। फिर इसमें भी एक बार और समसूत्री विभाजन हुआ, चूंकि कह रहा है कई बार होता है, एक से अधिक बार, तो फिर से क्या हुआ, कोशिकाएं बनी जो कि द्विगुणित ही होती है, 2n ही होती है। ठीक है, अब इतना प्रक्रिया क्या होती है कि गुणन प्रवस्था में, गुणन प्रवस्था में क्या होती है कि जो भ्रूणी अवस्था में बालक के वृषण में जननी की एपिथेलियम कोशिकाएं थी, उसमें क्या होता है कि प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं, उसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कई बार समसूत्री विभाजन के उपरांत जो है क्या है कि द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं जो 2n होती हैं। अब इस द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होता है, वृद्धि प्रवस्था जब आती है तो ये कोशिका क्या होती है, आकार में बड़ी होकर के, जैसे जैसे शुक्र जनन नलिका की ओर बढ़ती है वैसे ही आकार में बड़ी जाती है। देखिए छोटी थी, यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि प्रवस्था में बड़ी हो गई, जिसे अब हम प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं। ठीक है, यह भी हालांकि द्विगुणित ही होती है। अब इस प्राथमिक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 बार। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये आपका है प्राथमिक शुक्र कोशिका, यहाँ पे 2n हमने लिखा है, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए ये गुणसूत्र है, जो आपको दोनों दिख रहे हैं, गुणसूत्र को दर्शा रहे हैं। इसमें गुणसूत्र जोड़े में, अर्थात ये क्या है, 2n है। क्या है, 2n है। तो अब इस प्राथमिक शुक्र कोशिका जो बड़ी हुई है, अब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि ये आपके देखिए यहाँ n लिखा है, तो ये 2n था, तो 2n में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो सिंगल गुणसूत्र वाले कोशिकाएं बनती हैं। तो ये आपका n लिखा, n, यानी ये जो इसमें समसूत्री विभाजन से कोशिकाएं बनी, ये n है, अर्थात अगुणित है। इस अगुणित कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं। अर्थात प्राथमिक शुक्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं, जो कि क्या, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं द्विगुणित होती है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है द्वितीयक शुक्र कोशिका बनती है, तो द्वितीयक शुक्र कोशिका क्या होती है, अगुणित होती है। यहाँ पे चाहे आप लिख सकते हैं क्या होती है,
अगुणित होती है। तो जब ये अगुणित कोशिकाएं बनी तो अब इसमें क्या होता है, फिर से एक बार दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और द्वितीयक अर्धसूत्री जब विभाजन हुआ तो उस बनी कोशिका को स्पर्मेटिड्स कहते हैं। इसमें भी वही बात हुई, इसमें भी बना स्पर्मेटिड्स। यही स्पर्मेटिड्स ही क्या होता है, आगे शुक्र कायांतरण प्रक्रिया द्वारा अर्थात अपने बॉडी में मेटामॉर्फिज्म करता है, अर्थात परिवर्तन करके ये शुक्राणु का निर्माण करता है। यहाँ पे जगह नहीं था नीचे, तो ये देखिए स्पर्मेटिड्स आगे चलकर ये शुक्राणु का निर्माण यहाँ पे कर दिए। और यहाँ पर भी जो स्पर्मेटिड्स बना तो वो भी आगे चलकर ये शुक्राणु का निर्माण कर दिया। इस प्रकार क्या हो गया कि शुक्रजन प्रक्रिया क्या हो गई, 3 चरणों में कंप्लीट हो गई। इस चरण को परिपक्व प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा, यहाँ भी मैंने और सरल में एक डायग्राम बना रखा है कि सबसे पहले बेटा स्पर्मेटोगोनिया कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अर्थात जब यौवन आरंभ अवस्था आती है, शुक्राणु बॉडी में बनने का जब समय आता है 13 साल 12 साल की अवस्था में, तो उस समय आपके वृषण में पहले से ही भ्रूण में जब आप रहे होंगे तो उसी दौरान स्पर्मेटोगोनिया कोशिका बन चुकी होती है। और जब आप 14 साल 12 साल के होते हैं तो उस समय क्या होता है, आपकी बॉडी में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया चालू होती है। तो उस समय हार्मोन्स राइज होते हैं, वो हार्मोन्स नर जनन हार्मोन्स, उसी हार्मोन्स के प्रभाव से स्पर्मेटोगोनिया कोशिका कई बार समसूत्री विभाजन करती है और विभाजन करके प्राथमिक शुक्र कोशिका बनाती है। ये आप देख सकते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया कोशिका ही है समझ लीजिए। इसमें फाइनली जब क्या होता है, विभाजन होता है समसूत्री कई बार, तो प्राथमिक शुक्र कोशिका जाके फाइनली बनती है। ठीक है, तो ये प्राथमिक शुक्र कोशिका बन गई। अब इस प्राथमिक शुक्र कोशिका में अगेन क्या होता है, 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्वितीयक शुक्र कोशिका बनेगी। ठीक है, पहली बार जब होगा अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से प्राथमिक शुक्र कोशिका अर्थात ये जो होती है क्या होती है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्वितीयक शुक्र कोशिका, यहां देख रहे हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो द्वितीयक शुक्र कोशिका बन गई ये। ठीक है, तो द्वितीयक शुक्र कोशिका बनता है। और जब इस द्वितीयक अर्धसूत्री कोशिका में पुनः एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये द्वितीयक नहीं बल्कि स्पर्मेटिड्स बदल जाती है। यहां आप देखिए द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ इसमें एक बार तो ये स्पर्मेटिड्स बन गए। तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, यही स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, शुक्र कायांतरण द्वारा। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं कि शुक्र कायांतरण। ठीक है, शुक्र कायांतरण द्वारा क्या होते हैं, आगे चल करके शुक्राणु में बदल जाते हैं। तो ये देखिए आपके स्पर्मेटिड्स से आगे चलकर क्या हुए, शुक्राणु का निर्माण कर दिए। यहां भी आगे चलकर इस शुक्राणु में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और ये शुक्राणु फाइनली क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, अर्थात यन होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी ही होती है। तो इस प्रकार ये पूरा आपको एक छोटा सा शॉर्ट टर्म हमने आपको दे दिया। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल याद रखिए शुक्र जनन क्या होता है। आप कहोगे कि भ्रूणी अवस्था में जो वृषण में जननी की इपिथेलियम कोशिका थी उससे बनी हुई स्पर्मेटोगोनिया कोशिका ऑलरेडी बनी हुई होती है। जब यौवन आरंभ अवस्था आती है हार्मोन्स के प्रभाव से स्पर्मेटोगोनिया कई बार समसूत्री विभाजन करता है, जिससे प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है। प्राथमिक शुक्र कोशिका में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। जब पहली बार होगा तो द्वितीयक शुक्र कोशिका बनेगी। ठीक है, और इस द्वितीयक कोशिका में जब दोबारा सूत्री विभाजन होगा स्पर्मेटिड्स बनेगा, और स्पर्मेटिड्स में जब शुक्र कायांतरण होगा तो इस शुक्राणु में बदल जाएगा। ठीक है, तो यही आपको 1 2 3 4 5 स्टेप याद रखने। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं जो होती हैं क्या होती हैं, शुक्राणु जनन अवस्था को दर्शाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड शुक्राणु से ही रिलेटेड या शुक्र जनन से ही रिलेटेड अभी एक शब्द आया था, शुक्र कायांतरण क्या है। ठीक है, शुक्र कायांतरण का मतलब होता है स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में परिवर्तन। ठीक है, शुक्र कायांतरण कहलाता है। तो हम देखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत स्पर्मेटिड्स, यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स से शुक्राणु का निर्माण होता है, उसे शुक्र कायांतरण कहते हैं। अर्थात स्पर्मेटिड्स से शुक्राणु का बनना ही शुक्र कायांतरण कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि शुक्राणु क्या है, अंतिम कोशिका है। ठीक है, शुक्र जनन में बनने वाली अंतिम कोशिका है।
और शुक्राणु के जस्ट पहले वाली कोशिका स्पर्मेटिड्स कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ों में आम होता है ना, आम एक पहले स्टार्टिंग में आम किससे बनता है, आम जो छोटा सा तो कहीं तो टकोरा होता है, लेकिन फाइनली जब टकोरे में कायांतरण होता है, उसकी बॉडी में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, तो टकोरा नहीं बल्कि आम बन जाता है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, फाइनली आम होता है, तो वैसे फाइनली शुक्राणु के जस्ट पहले वाली कोशिका स्पर्मेटिड्स कहलाती है। अभी आपने पिछले टॉपिक में भी देखा, तो वही कह रहा है कि स्पर्मेटिड्स से शुक्राणु बनने की क्रिया को हम शुक्र कायांतरण कहते हैं, और यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो वृषण का मतलब कि नर का प्रमुख जननांग, वृषण जो होता है, वृषण के अंदर जो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। हमने आपको बताया था जब वृषण पढ़ाया था, वृषण में सर्टोली कोशिका पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका पाई जाती है। ठीक है, एक नंबर पूछता है कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, वृषण में। तो जो सर्टोली कोशिका होती है ना, इसकी जो गर्त होती है, जो गड्ढे होते हैं, वहां से क्या होता है, तो शुक्र कायांतरण अर्थात स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और आज वृषण नलिका में जाके पूरी होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया शुक्र कायांतरण, यानी सीधा सीधा शुक्र कायांतरण, यानी कि स्पर्मेटिड्स से शुक्राणु का निर्माण ही क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण कहलाता है। और यह क्रिया सर्टोली कोशिका के गर्त से शुरू होकर अधवृषण नलिका में जाके पूरी होती है। तो यहां मैंने बाई फिगर बताया स्पर्मेटिड्स था, फाइनली ये चेंज हो गया शुक्राणु में, तो इस कोशिका को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम शुक्र कायांतरण कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक जो आपने पढ़ा, लगभग हर साल पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन कि शुक्राणु की संरचना किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर आप स्पर्म में आप बताइए। ठीक है, शुक्राणु का मतलब नर युग्मक जिसे स्पर्म कहते हैं, वीर्य कहते हैं, उसी की संरचना बतानी कि इसकी रचना कैसे होती है, देखने में कैसे होता है। वैसे तो आप देखेंगे तो व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो यह माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरह की संरचना दिखेगी। ठीक है, इस तरह की संरचना दिखेगी और इसमें आपको दिख रहा हो इस तरह की संरचना में कई अलग अलग भाग आपको दिख रहे हैं। अभी हम एक बाकायदा फिगर बना के आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं शुक्राणु की संरचना क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले कि शुक्राणु को नर जनन कोशिका भी कहते हैं। अभी मैंने कहा ना, शुक्राणु को आप स्पर्म, वीर्य या नर जनन कोशिका भी कहते हैं। शुक्राणु नर जनन कोशिका कहलाती है जो यन, अर्थात यन का मतलब होता है अगुणित, यानी ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र कितने हो, 23 गुणसूत्र होते हैं, तो उसको हम यन लिखते हैं। ठीक है, अर्थात शुक्राणु एक ऐसी कोशिका है जिसमें अगुणित अर्थात 23 गुणसूत्र अर्थात आधे ही होते हैं। ठीक है, जिसकी रचना 4 भागों से मिलकर हुई है, जो इस प्रकार है। पहला भाग शीर्ष भाग होता है, यानी ये वाला भाग कह रहा, दूसरा ग्रीवा होता है, अभी फिगर बनाएंगे, तीसरा मध्यखंड और चौथा पुच्छ। ये 4 भाग कुल मिलाकर के क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर में भी देखते हैं तो ये आपका हेड हो गया, फिर ये गर्दन हो गया, ये मध्य भाग हो गया, खंड हो गया, और पैरों को हम पुच्छ समझ सकते हैं। इस प्रकार एक शुक्राणु में 4 भाग से मिलकर शुक्राणु बनते हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पुच्छ, ये चारों भाग मिलकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला भाग शीर्ष में क्या होता है कि यह शुक्राणु का प्रथम भाग होता है, यानी ये जो मुंडी आपको दिख रही है यही इसका प्रथम भाग होता है, जिसमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है। ठीक है, एक बड़ा सा केंद्रक होता है जो अगुणित होता है। ठीक है, इससे शीर्ष भाग में क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है बड़ा सा जो अगुणित होता है। ठीक है, और जो आगे की तरफ एक टोपी जैसी रचना से क्या होता है, घिरा होता है, यानी इसका जो भाग है, इसका जो अग्र भाग है, ये इसके ऊपर भी एक टोपी जैसी अलग से ऐसी रचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। दैट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आपसे पूछेगा एग्जामिनर, कभी वाइवा में भी पूछ लेता है कि शुक्राणु का अगर एक्रोसोम अर्थात शीर्ष के ऊपर जो एक टोपी जैसे आपका सर है, इस पर हमने एक ऐसी कैप रख लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या होता है, इसमें एक अलग से ऊपर से भाग होता है, आवरण होता है, टोपी जैसी रचना होती है, जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसे हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम क्या होता है, अंडाणु के पास जब ये शुक्राणु पहुंचता है ना ऐसे, तो अंडाणु के ऊपर एक झिल्ली होती है, जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है तो इसको बेध करके इसके अंदर घुसने का कार्य करता है। तो इसको झिल्ली को बेधने का काम इसमें जो ये एंजाइम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, यही एंजाइम क्या करता है, अंडाणु झिल्ली को बेध कर कार्य करता है। और एक्रोसोम का जो निर्माण होता है ये भी पूछा जाता है, गाल्जी काय से होता है,
याद रखिए। एक्रोसोम अर्थात अग्रपिंडक का निर्माण गाल्जी बॉडी से होता है, गाल्जी काय से होता है, ठीक है। तो दो चीजें यहां आपने देखा शीर्ष भाग में कि अग्रपिंडक टोपी जैसी रचना जिससे एक्रोसोम, इसका काम क्या है, अंडाणु की झिल्ली को बेधना, किसकी सहायता से, इसमें जो एंजाइम भरा होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, इसी की सहायता से। और दूसरा पूछेगा एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी से होता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करें दूसरा ग्रीवा क्या होता है। यह शुक्राणु में शीर्ष के बाद वाला भाग है, जैसे ये शीर्ष हो गया तो इसकी के बाद ये ग्रीवा गर्दन होता है, तो इसी में है। इसमें थोड़ा कम सही होना, बाकायदा फिगर बनाता हूं बड़ा सा, उसमें दिखाता हूं, ठीक है। यह शुक्राणु में शीर्ष के बाद वाला भाग है जिसमें अग्रस्थ तारक केंद्रक पाया जाता है, जो निषेचन के समय अंडाणु में प्रवेश करके अंडाणु के विदलन करने में सहायक होता है, ठीक है। और तीसरा या चौथा की बात करें मध्यखंड व पुच्छ, तो यह ग्रीवा के बाद का भाग होता है, ठीक है। अर्थात ये जो भाग आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, यही आपका मध्यखंड है और ये वाला पुच्छ भाग है, ठीक है। तो ये ग्रीवा के बाद वाला भाग है जिसमें प्रायः सीलिया और कशाभिका पाए जाते हैं, जो इसे चलने में मदद करते हैं, जो 9+2 की व्यवस्था या अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन एक नंबर पूछ सकता है कि शुक्राणुओं में सीलिया और कशाभिका की व्यवस्था ना किस अवस्था में होती है, 9+2 की व्यवस्था में होती है, ठीक है। तथा इसी मध्यखंड में कई माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करते हैं या गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका में होने वाली क्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया मध्यखंड में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु चलता है, ऐसे चल करके पहुंचता है अंडाणु के पास, तो उसे चलने में पीछे से क्या गति करने में ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका हो गया शुक्राणु की संरचना, ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक एक्रोसोम वाला जो क्या होता है, इसमें एक एंजाइम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ये अंडाणु झिल्ली को बेधने का कार्य करता है, और एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी काय से होता है। दूसरा मध्य भाग में क्या होते हैं, बोलो, सीलिया और कशाभिका 9+2 अवस्था में होता है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा देता है। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि अगर हम इस एक्रोसोम को काट दें तो क्या होगा। भाई अगर एक्रोसोम ही क्या कर रहा है, अंडाणु झिल्ली को बेध रहा है, अगर इसे काट देंगे यहां से हम ऐसे, ठीक है, इसके शीर्ष में एक्रोसोम काट देंगे तब ये अंडाणु की झिल्ली को बेध नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें जो एंजाइम था वो भी काटने की वजह से क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो अब यार शुक्राणु अंडाणु को बेध नहीं पाएगा। फिगर से बना रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर शुक्राणु का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है शुक्राणु की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमने कहा पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पेपर में कई बार पूछा गया है। अभी पिछले वर्ष के पेपर में भी आया था, जो आपका कंपार्टमेंट हुआ था कोरोना काल वाले बच्चों के लिए, उसमें भी आया था, और संभवतः लगभग हर साल हर सेट में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमने कहा शुक्राणु, यही है आपका टोटल शुक्राणु, ठीक है। तो अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो 4 भाग इसमें दिखेगा। पहला ये शीर्ष भाग, यानी यहां से लेकर यहां तक भाग, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैक्रोसोम और केंद्रक होता है। अभी मैंने बताया शीर्ष भाग पहला भाग होता है जिसमें एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्र होता है, ठीक है। और इस केंद्रक या शीर्ष भाग के सबसे ऊपर ये टोपी जैसा, इतना शीर्ष भाग के ऊपर ये टोपी जैसा साला दिख रहा है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। इस पे गाल्जी काय होते हैं, इसी में एंजाइम भरा होता है, जिसे आप कह सकते, एंजाइम का नाम हमने आपको बताया था हाइलुरोडिनेज, ठीक है, हाइलुरोडिनेज एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है। तो ये आपका शीर्ष भाग हो गया, और जस्ट शीर्ष भाग के बाद यहाँ थोड़ा गर्दन दबा जैसा हुआ है, जिसे ग्रीवा भाग कहते हैं। इसी ग्रीवा में ये आपका जो है केंद्रक है, जो तारक का केंद्रक पाया जाता है, और ग्रीवा के बाद वाला ये भाग आपका मध्य खंड होता है, तीसरा भाग। इसी मध्य खंड में आप देख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से आप पूरा ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं, जो शुक्राणुओं को गति करते समय ऊर्जा देने का काम करते हैं। और इस मध्य खंड के बाद वाला ये भाग पुच्छ भाग होता है, ये पुच्छ भाग भी शुक्राणुओं को आगे चलने में मदद करता है। तो इस तरह से ये आपका शुक्राणु की संरचना हो गई, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होगा अगर एक्रोसोम को काट दें, ठीक है, अगर यहीं से इसे कट कर दिया जाए, कट करके हटा दिया जाए, तो ऐसे ही कर दिया जाए, तो आप बताइए एक्रोसोम ये हट गया तो क्या ये अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु है, ये क्या है बेटा, अंडाणु है। तो जब ये अंडाणु के पास पहुंचेगा, क्या इसको बेध पाएगा, इसकी जो ये बाह्य आवरण है, झिल्ली है,
ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी चारों तरफ से ऐसे होती है। क्या ये झिल्ली को ये भेद पाएगा? शुक्राणु इसके पास तो पहुंचेगा लेकिन इसमें घुस नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक वैसे जैसे कि आपका एक ड्रिल मशीन होता है जो दीवार में छेद करते हैं, मशीन कितना भी चले, अगर उसके आगे की जो एक खूंटी लगी होती है, अगर उसे निकाल कर दीवार में मशीन लगाओगे बेटा तो घड़ तो करेगा लेकिन उसमें दीवार में छेद नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे इस शुक्राणु के बाहर भी अग्रपंड जो ऐसे बना था, ये एक्रोसोम क्या करता था, इस एंजाइम की सहायता से इस अंडाणु की झिल्ली को भेद करके इसके अंदर ये केंद्रक और गुणसूत्र जाने के कार्य करते थे, अर्थात शुक्राणु घुसने का कार्य करता था। अर्थात अगर ये काट दे जाए तो शुक्राणु किसी काम का नहीं रहेगा, अर्थात अंडाणु को भेदने लायक नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको अंड जनन बताएंगे। ठीक है, अंड जनन क्या होता है? अभी आपने युग्मक जनन में देखा, दो होता है, शुक्र जनन, अंड जनन। शुक्र जनन में शुक्राणु बनता है पुरुष के अंदर, और महिला के अंदर अंड जनन कैसे होता है, कैसे अंडाणु बनता है, उसमें कौन कौन सी व्यवस्था है, ये भी हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।